पॉलिटिकल लोगों में क्वालिफिकेशन, चुनाव लड़ने की क्वालिफिकेशन होती थी जी, वो आज डिस्क्वालिफिकेशन है। और जो उस समय डिस्क्वालिफिकेशन होती थी वो आज क्वालिफिकेशन है। बसों में लिखा होता था कि विधायक के आने पर ये सीट खाली करनी होगी, यानी सांसद और विधायक उस समय बस में चलते थे। बड़े बड़े लोगों को मैंने रिक्शा से आते और जाते देखा, जिसमें रुड़की से हमारे बाबा जी राम सिंह सैनी जी, चौधरी यशपाल जी सहारनपुर, इन लोगों को मैंने अपनी आंख से रिक्शा से आते जाते देखा विधानसभा से। वीरेंद्र वर्मा जी को देखा हमने शामली। आप अंदाजा कर सकते हैं उनका खाना पीना क्या था। मैंने देख रखा वो, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के बराबर वाला उनका घर था, अपार्टमेंट था घर का। आज ये हो गया। इसमें मैं पॉलिटिकल लोगों को भी ब्लेम नहीं करूँगा। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर इक्का दुक्का गाड़ी में पहुंच जाता है, छोटी मोटी गाड़ी में पहुंच जाता है, तो उसको पब्लिक उसको सीरियसली नहीं ले रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको अपना भोकाल जब तक ना बनाए, जब तक कि वो 10-20 गाड़ियों में ना आए, जब तक कि वो टू टू करता हुआ ना आए, जब तक कि 10-5 बाउंसर कमांडो उसके इर्द गिर्द ना कूदें। उसके नेता का कद उसकी सुरक्षा कर्मियों के, उसके कार की जो कैवलकेड है उसके साइज के हिसाब से नेता का कद आंका जाता है। लेकिन विधायक जी, आज के वक्त में एक बात सामान्य तौर पर समझी जाती है और आकलन भी इस बात का बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़रूरी है राजनीति में। आप इस बात से सहमत हैं? ऑफिस तो मेरे पास एक पर्ची आई कि सीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उठा, मुझे कुछ बोला नहीं था, तो मैं उठकर मैं ऑफिस में उनके चला गया। अब मैं वहाँ जाता हूँ, उनकी उम्र और मेरी उम्र का फ़र्क समझिए, मैं 27 साल एज रही होगी मेरी, उनकी उम्र 80 के आसपास रही होगी। तो दूर से मुझे देखकर वो खड़े होने शुरू हो गए, उनके पैरों में तकलीफ, ऐसे खड़े होना शुरू हो गए। मैंने भागकर उनको रोका, मैंने उनके यहाँ हाथ रख दिया उठते। मैंने कहा आप मुझे देखकर क्यों खड़े हो रहे हैं, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपके सामने नहीं खड़ा हो रहा हूँ, मैं उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान कर रहा हूँ, उस जनता का सम्मान कर रहा हूँ जिसने आपको चुनकर भेजा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जब मुख्यमंत्री थे सन 1952 में, एक विधायक ने उस समय वॉकआउट किया तो पंडित जी ने कई अधिकारियों को उस समय सस्पेंड कर दिया कि तुम्हारी वजह से मेरे सदन से एक विधायक उठकर गया, और उन्होंने वॉकआउट किया। माननीय विधायक जी ने बहिर्गमन किया। वही सदन आज है, बोलने नहीं देते। आज तो चाहते हैं कि वॉकआउट कर जाओ, बाहर जाओ। वॉकआउट अगर करने का नाम ले दो, कहने जाओ 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 जाओ, आना मत, ये अंदर जाओ 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 जाओ, आना मत। ये 2014 से पहले का लोकतंत्र था, ये 14 से बाद का लोकतंत्र जी। खैर, क्वेश्चन आवर हुआ, क्वेश्चन आवर के फौरन बाद 0 आवर शुरू होता है, उसमें वो कार्य स्थगन आना था। तो दूसरे तीसरे नंबर पर मेरा नाम बुला तो प्रकाश भाई साहब उठे, लॉबी में गए, मुझे बुलवा लिया। तो मेरे पे नाराज, ये क्या कर दिया यार। मैंने कहा अरे हैंड राइटिंग तो बदलती होती कम से कम, मेरी हैंड राइटिंग में सर कर दिया, सारे अधिकारियों पर जाएगा, सारे अधिकारी कहेंगे सब पर जाएगा, ये पूरे अधिकारियों में जाएगा। यार मेरी हैंड राइटिंग में दे दिया यार, कम से कम हैंड राइटिंग तो बदलनी चाहिए थी। आप अंदाजा कीजिए, जिस दिन से ये धामी साहब सीएम बने हैं उस दिन से मंडे प्रश्नकाल का दिन आया ही नहीं। आज तक उन्होंने कोई प्रश्न लिए ही नहीं। आया ही नहीं। यानी जो 40-45 विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं, आज तक वो एज क्वेश्चन आवर टेकअप ही नहीं हुआ। इन विभागों पर प्रश्न उत्तर हुए ही नहीं हाउस में। हाँ, मुझे लगता है उत्तराखंड में गिने चुने लोग ही होंगे जो राहुल गांधी या टॉप लीडरशिप के। मैं आपको राहुल जी का पर्सनैलिटी के बारे में एक किस्सा सुनाता हूँ जी। हमारे और आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी भाई? गुस्सा हो जाएंगे। कैसे, कैसा बिहेवियर होगा हमारा, हम लोग सामान्य आदमी का बिहेवियर क्या होगा? आग बोलूंगा, कहाँ मर गया। एग्जैक्टली और 2-4 विश्लेषण आगे पीछे भी होंगे जी।
वो ये हम कह नहीं सकते, वो सामान्य प्रतिक्रिया ही होगी। राहुल जी 1.25 घंटा ऐसे बैठे रहे वहाँ, और जब मैंने महसूस किया कि उन्हें बहुत गुस्सा आया, तो उनके साथ रहते हैं अलंकार। तो अलंकार, हु इज दैट ब्राइट स्टार डूइंग ऑल दिस स्टफ? वो जुमला मेरे आज भी याद है, बस इतना बोला और पूरा गुस्सा उनका उतर गया। और 1.5 घंटा तक फिर वो मेरे साथ राजनीति इधर की उधर की बात करते रहे। अब वो सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ये करेंगे। रुड़की के कोई भी नेता कांग्रेस संगठन का मैंने आज तक सोशल मीडिया पे राहुल गांधी की कोई चीज शेयर करते नहीं देखे। इसका अभी परसों प्रणव सिंह चैंपियन जी ने सुना है ट्रक रोक रखे थे, गाली उन्होंने वहाँ डांट टपट की है। त्रिवेंद्र सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला, मुन्ना सिंह चौहान जी ने विकास नगर में, वहाँ पांडे साहब ने, अरविंद पांडे जी ने वहाँ, और सभी लोग एक आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अब ठीक है, ये आज इनके पास बहुमत है, सत्ता है जी, और जनादेश आज की तारीख में उनके साथ है जी। तो जनता ने उन्हें जिताया है, तो आज वो उनकी मनमानी जनता को ही झेलनी पड़ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में बार बार हिंदू और मुसलमान की आड़ में बैठकर अपनी नाकामियों को छुपा पाएं, शायद मुझे नहीं लगता वो संभव होगा। वीआईपी का पता या तो अंकिता को होगा या पुलकित को होगा जी। उसका तरीका था नार्को टेस्ट। पुलकित का नार्को टेस्ट की एक प्रक्रिया है। नार्को टेस्ट जब कराया जा सकता है जब जिसका नार्को टेस्ट होना हो वो अपनी सहमति दे दे। अगर नार्को टेस्ट में अक्यूज्ड की सहमति नहीं है तो नार्को टेस्ट नहीं होगा। पुलकित आर्या ने कोर्ट में लिखित रूप से अपनी हैंडराइटिंग में दे रखा है कि मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि फला तारीख फला दिन कौन वीआईपी आने वाला था। अच्छा। उसने इन रिटन कोर्ट का डॉक्यूमेंट है। अच्छा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप कोर्ट के डॉक्यूमेंट निकाल कर डाउनलोड करके खुद पढ़ लीजिएगा। वो कहता है कि मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए। तो क्या वजह है कि सरकार ने उसका, और सरकारी वकील ने उसका कोर्ट में विरोध किया, और सरकारी वकील के कोर्ट में विरोध करने का संज्ञान कोर्ट ने लिया, और सरकारी वकील के विरोध करने के बाद, प्रोसिक्यूशन के विरोध करने के बाद उसका नार्को टेस्ट नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। हरिद्वार जिले को एक मंत्री नहीं मिलना चाहिए। भाजपा ने अभी तक यहाँ इस कार्यकाल में तो कोई मंत्री नहीं दिया। क्या विकास बाधित होता है इस वजह से? दे दें तो नहीं होगा, ना दे दें तो नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताइए जी, पढ़े लिखे लोग हैं आप, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज खोलेंगे नहीं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भगवानपुर वाले को बनाएंगे नहीं जी। क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे? इनको रोक के रखेंगे सरकारी वालों को, और प्राइवेट वालों की लगातार सीटें बढ़ा रहे हैं। और हरिद्वार का जो मेडिकल कॉलेज जिसमें सरकार का पैसा लगा है वो दे दिया ट्रस्ट को, प्राइवेट ट्रस्ट को। अच्छा, प्राइवेट हैंड्स को दे दिया। ये बहुत बड़ा एक समझने की बात है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, जब नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी तो 2 यूनिवर्सिटी यहाँ बनी, और 2 यूनिवर्सिटी बनने के बाद कोई सरकारी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे तो दिख नहीं रही। कोई जवाब नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी से, जिम्मेदारियों से भागने वाली सरकार है। इनकी मजबूरी है हिंदू मुसलमान करना, दीपक कश्यप को मोहम्मद दीपक बनाना इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी है कि ये यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं करेंगे तो चुनाव में नहीं टिकेंगे। मज़ार, मस्जिद, मदरसों को रोकना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मजबूरी है। अगर धामी जी भाषण करेंगे तो स्कूल अस्पताल पे भाषण नहीं कर पाएंगे। हेट स्पीच में नंबर 1 आना इनकी चुनावी मजबूरी है। अगर ये उसको नहीं करेंगे तो चुनाव में नहीं टिक पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आप सिटी स्कूप उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन, और मेरे साथ
मेरे साथी नितिन चौधरी जी। पॉडकास्ट की इस खास सीरीज़ में हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, मंगलोर से विधायक काजी निजामुद्दीन साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी स्कूल उत्तराखंड में। स्वागत है विधायक जी। और इस पॉडकास्ट का हमारा जो उद्देश्य है वो आपके व्यक्तिगत जीवन जो है उससे लेकर हम कुछ सामाजिक और राजनीतिक बातें आपसे करेंगे। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस में सब अच्छा चल रहा है अभी? उत्तराखंड की बात करें, अंग्रेजी में एक कहावत है, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल जी। और अगर चुनावी रिजल्ट अच्छा रहा तो हम उसको अच्छा मानेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त कांग्रेस का होगा। तो अब जब इस बार विधानसभा में आप पहुंचे, पिछली बार जनता ने मिस किया आपको, आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई और ये जो गुणवत्ता है आपके अंदर ये किस तरह डेवलप हुई आपके जीवन में? क्योंकि आजकल क्राइटेरिया ही बदल गया विधायक जी। आजकल चुनाव किस बेस पे होने लगे आप भी देखते हैं, लोग देखते ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके जो विधायक हैं उनकी एजुकेशन कहाँ से है, कितना पढ़े हुए हैं, सब चीज़ें पीछे चली गई। मेरे पॉलिटिकल बात मैं एकदम करता हूँ। मैंने 2009 में मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की, वो 6 बार एमएलए रहे थे, कि आप चुनाव लड़िए लोकसभा का। उन्होंने एकदम मुझे बहुत झटक दिया, उन्होंने पब्लिक लाइफ से हट गए थे जी। तो मैंने बहुत उनसे कहा, मैंने कहा आप चुनाव लड़िए लोकसभा का। मैंने कहा हम सीट निकाल लेंगे। उनकी पब्लिक इमेज बहुत अलग हटकर थी। तो फिर जब मैंने बहुत इशरार किया, उन्होंने कहा मुझसे चला नहीं जाता। तो मना करते करते जब थक गए, मैंने बहुत कहा, तो मैंने कहा आपको नॉमिनेशन फाइल करना, कुछ नहीं, कोई चलना वलना नहीं है, सब चलना दौड़ना भागना हम करेंगे, कुछ नहीं है करना आपको जी। तो उन्होंने मुझे फिर अपने पास बिठाया और बिठाने के बाद कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि सन 1974 में मेरे फादर बोल रहे हैं कि मैं पहला चुनाव लड़ा था और उन 2002 तक एमएलए रहे। तो उनके शब्दों में मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1974 में जो पॉलिटिकल लोगों में क्वालिफ़िकेशन, चुनाव लड़ने की क्वालिफ़िकेशन होती थी जी। वो आज डिस्क्वालिफ़िकेशन है। जैसे कि और पूरी बताऊंगा जी। और जो उस समय डिस्क्वालिफ़िकेशन होती थी वो आज क्वालिफ़िकेशन है। जैसे कि अगर ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति सन 1974 में, जी, उनके शब्द थे कि शराब पीता है, तो सामान्य रूप से वोटर उससे किनारा कन्नी काट लेते थे, वोट नहीं देते थे। जो खुद शराब पीता रहा हो वो भी नहीं चाहता था कि उसका प्रतिनिधि शराब भी पिए, और शराब पीता भी होगा कोई कैंडिडेट, एमएलए, एमपी, तो ऐसा नहीं है नहीं पीते होंगे, पीते होंगे तो वो उसको इतना पोशीदा छुपा कर रखते थे, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं आने देते थे। नैतिकता थी उस समय, बड़ी नैतिकता थी। ये पता चल जाए कि ये कैंडिडेट ब्याज के काम में इन्वॉल्व है, कोई इलीगल काम में इन्वॉल्व है, तो इलीगल काम में इन्वॉल्व आदमी का चुनाव लड़ना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। लड़ता तो वोट नहीं मिलते। लोग ये पता रखने की कोशिश करते थे कि इस पैसे की इसके पास कहाँ से आ रहा है। सामान्य रूप से बहुत कम पैसों में चुनाव होते थे जो उन्होंने मुझे बताया, और उस पैसे का भी लोग
कंट्रीब्यूशन करते थे, 10 20 30 जिम्मेदार लोग इकट्ठे हुए, थोड़े पैसे किए और वो उसी से चुना होता था, चंदा होता था। और बस से चलना सामान्य बात थी। आपके भी बचपन में आपने देखा होगा, बसों में लिखा होता था कि विधायक के आने पर ये सीट खाली करनी होगी। यानी सांसद और विधायक उस समय बस में चलते थे। आज इमेजिन करते हैं कोई सांसद या विधायक बस से चलेगा? आज तो युवा मोर्चे के नेता भी बड़ी गाड़ियों में उठ रहे जाके चलेंगे। काफी लोग का चलन हो गया। मैंने अपनी आंख से उत्तर प्रदेश विधानसभा में मेरे फादर 6 बार के एमएलए मंत्री रहे। वो एमएलए हॉस्टल से और विधानसभा आम बात थी, रिक्शा से जाना, रिक्शे से आना। मैंने अपनी आंख से तमाम बड़े नेताओं को, जिसमें मुलायम सिंह जी, जिसमें कल्याण सिंह जी शामिल हैं, बड़े बड़े लोगों को मैंने रिक्शा से आते और जाते देखा, जिसमें रुड़की से हमारे बाबा जी राम सिंह सैनी जी, चौधरी यशपाल जी सहारनपुर, इन लोगों को मैंने अपनी आंख से रिक्शा से आते जाते देखा विधानसभा से। रिक्शा तो छोड़ दीजिए, छोटी गाड़ी से नहीं, मारुति ऑल्टो, इन गाड़ी में कोई एमएलए एमपी बैठने की स्थिति में नहीं है। कि आपके अंदर आज भी वो सादगी है, आपकी बोलचाल में भी, आपके व्यवहार में भी। आप कोई बहुत बड़ी गाड़ी में भी नहीं चलते, जबकि चल सकते हो, लेकिन आप बहुत साधारण उसमें, मैंने हमेशा आपको बड़े साधारण उस पे रहते देखा। मैंने अपने पिताजी से जो चीज़ें सीखी, मैंने कोशिश की मैं उसको व्यावहारिक ज़िंदगी में उसको मैं लागू करूं, और मैंने उसको अपनाने की कोशिश की। मैं उन्हीं को नहीं, मैं बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न पार्टियों में रहे हैं, लेकिन विभिन्न पार्टियों में रहते हुए नैतिकता थी। वीरेंद्र वर्मा जी को देखा हमने, शामली। आप अंदाज़ा कर सकते हैं उनका खाना पीना क्या था। मैंने देख रखा वो, मैं बहुत छोटा था, पिताजी के बराबर वाला उनका घर था, अपार्टमेंट था, घर के अपार्टमेंट था। घर से घी लाते थे, आटा लाते थे, और एक उस टाइम यूपी में सिर्फ एक शैडो हुआ मिला करता था सरकारी, तो उन्हें भेजते थे, कहने लगे कि सबसे सस्ती चीज़ क्या मिल रही है बाज़ार में। अच्छा, ये यकीन नहीं करेगा कोई सुनेगा मेरी बात, या आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात का, लेकिन यकीन होना चाहिए। या आप यकीन नहीं करोगे मेरी बात, आप भी यकीन नहीं करोगे, आप भी यकीन नहीं करोगे। हम थोड़े आपसे, आपके थोड़े छोटे, मैं वीरेंद्र वर्मा जी की बात बता रहा हूँ, मैं उनकी बात, और वो अच्छे बड़े जमींदार थे अपने घर के। आज भी जाइए आप शामली में। मेरी जो माता जी हैं उन्हीं के परिवार से हैं। मैं बहुत छोटा था, मैं आपको उनकी बात कोट कर रहा हूँ जी। तो उन्होंने वो वहाँ बाजार में भेजा, पता चला अमरूद हैं 15 पैसे किलो, 20 पैसे किलो, 10 पैसे किलो। तो एक धड़ी अमरूद लिया है, रुपए 2 रुपए के अमरूद मंगाए, अमरूद काटा, उसे उबाला, छौंका दिया घी में, घर की रोटी बनी, वहीं वो खा लिया। इमेजिन कर सकता है कोई आज, एक कोई भी सामान्य आदमी, पॉलिटिकल छोड़ दीजिए, खा लेगा वो? इमेजिन करते हैं आप? क्या आप ये लोग, उन लोगों को की ज़िंदगी, और आज ये हो गया। इसमें मैं पॉलिटिकल लोगों को भी ब्लेम नहीं करूँगा। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति अगर इक्का दुक्का गाड़ी में पहुंच जाता है, छोटी मोटी गाड़ी में पहुंच जाता है, तो उसको पब्लिक उसको सीरियसली नहीं ले रही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको अपना भोकाल जब तक ना बनाए, जब तक कि वो 10-20 गाड़ियों में ना आए, जब तक कि वो टू टू करता हुआ ना आए, जब तक कि 10-5 बाउंसर कमांडो उसके इर्द गिर्द ना कूदें, उसके नेता का कद उसकी सुरक्षा कर्मियों के, उसके
उसके कार की जो कैवलकेड है उसके साइज़ के हिसाब से नेता का कद आंका जाता है जी। अब ये कमी जनता की है कि वही जनता 1970-74 में थी, वही जनता आज 2026 में है। पॉलिटिकल आदमी शराब से पैसे कमा के ला रहा है, प्रॉपर्टी से ला रहा है, ब्याज से ला रहा है, माफिया है, कुछ भी कि किस बिजनेस में है किस में नहीं है। अगर वो बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा है तो जनता ये नहीं सोच रही है कि ये इतने सारे पैसे खर्च कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, हम इसको साथ दें ना दें। ये ज़्यादा पैसे खर्च करेगा तो तेल तो तिलों से निकाल लेगा। बिल्कुल। उन लोगों को तिलों से तेल निकालने की ज़रूरत नहीं होती थी। बहुत नहीं तो थोड़ी बहुत कोशिश मैंने अभी भी आज रखी है कि मैं उस भौकाल को बनाने की कोशिश नहीं करता जो भौकाल आज की तारीख में नेता लोग बनाते हैं। मैं नहीं समझता कि अपने विधानसभा क्षेत्र में आपको बहुत ही एक हवाबाजी के साथ जनता के बीच में आप जाएं। तो मैंने बचपन में जो चीज़ें सीखी वो ये है, और उसमें उन्होंने जो कहा था मुझको कि जो क्वालिफ़िकेशन थी आज डिस्क्वालिफ़िकेशन है, और जो जब डिस्क्वालिफ़िकेशन थी आज वो क्वालिफ़िकेशन है। तो कहने के रिवर्स हो गया जी। अब मैं मिसफिट हूँ, मैं इसको नहीं लड़ सकता। तो ये उन्होंने नहीं, मेरे फादर के शब्दों को मैंने आपको जी 2009 का वापस लौट के चीज़ों को यहाँ आना चाहिए। अगर हम अपने नेता से ये चाहते हैं कि ईमानदारी से सारे काम हो, ईमानदारी से विकास हो, तो हमें उन्हें भी तो इस चीज़ से दूर रखना चाहिए, वो फालतू खर्च नहीं करें। लेकिन विधायक जी, आज के वक्त में एक बात सामान्य तौर पर समझी जाती है और आकलन भी इस बात का बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़रूरी है राजनीति में। आप इस बात से सहमत हैं? ये एक बहुत कड़वा सच होता जा रहा है कि तारीफ के तौर पर ये लिया जा रहा है जी कि ये बहुत पैसे वाला है। तो बहुत पैसे वाला है, ये क्वालिफिकेशन है। और अगर कोई बहुत ही खूबियों का मालिक है, उसके विजन है, ब्रॉड माइंडेड है, उसकी सोच बड़ी है, सारे उसके पास एक लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उसके पास पैसा ना हो जी, तो आज की तारीख में दोनों रेस में वो ज़्यादा पैसे वाला एक कदम आगे दिखाई देता है, बिल्कुल। और विजनरी एक कदम पीछे दिखाई देता है। बिल्कुल। मैं आपको और कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखिए, मंगलौर से बाहर निकलते हैं। यही 2014 से बाद का हिंदुस्तान है और 2014 से पहले का हिंदुस्तान है। विधानसभा और लोकसभा, मैं क्योंकि डायरेक्ट लोकसभा नहीं रहा, वो तो हम देखते सुनते रहे, लेकिन विधानसभा में जो मेरी आप बीती है मैं आपको सुना रहा हूँ। जी। मैंने 2002 में, मैं बहुत कम उम्र में मैं एमएलए इलेक्ट हुआ। पंडित नारायण तिवारी जी सीएम थे। मैंने एक विषय उठाया, गन्ने के पेमेंट से संबंधित था। तो अब हमने भी नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश की। तो वहाँ हमने देखा कि हमने पढ़ा था कि वॉकआउट क्या होता है, यहाँ वॉकआउट नहीं हुआ था। तो सरकार से हमने सवाल किया, मुझे लगा सही जवाब नहीं है। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सरकार ने सही जवाब नहीं दिया और मैं सदन का बहिर्गमन करके जा रहा हूँ, मैं वॉकआउट कर रहा हूँ। जी। तो पंडित नरेंद्र तिवारी जी एकदम सकपका गए, हैं ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैंने देखा उनकी सकपकाट, वॉकआउट हो गया। वॉकआउट के बाद मैं चला गया, फिर कार्रवाई सदन की शुरू हो गई। फिर आके उसमें फ़ौरन ही आ जाते हैं, वॉकआउट गेट तक जाते हैं और आ जाते हैं, और सिंबॉलिक होता है। सिंबॉलिक है। मैं फिर आया सदन में वापस, तो खैर बैठ गया, कार्रवाई शुरू की। नरेंद्र तिवारी जी चले गए अपने ऑफिस। तो मेरे पास एक पर्ची आई कि सीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। मैं उठा, मुझे कुछ बोलना नहीं था, तो मैं उठकर मैं ऑफिस में उनके चला गया। अब मैं वहाँ जाता हूँ, उनकी उम्र
और मेरी उम्र का फ़र्क समझिए, मैं 27 साल एज रही होगी मेरी, उनकी उम्र 80 के आसपास रही होगी। तो दूर से मुझे देखकर वो खड़े होने शुरू हो गए, उनके पैरों में तकलीफ, ऐसे खड़े होना शुरू हो गए। मैंने भागकर उनको रोका, मैंने उनके यहाँ हाथ रख दिया उठते। मैंने कहा आप मुझे देखकर क्यों खड़े हो रहे हैं, मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आपके सामने नहीं खड़ा हो रहा हूँ, मैं उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान कर रहा हूँ, उस जनता का सम्मान कर रहा हूँ जिसने आपको चुनकर भेजा। आज किसी चीफ मिनिस्टर, किसी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से आप ये शब्द नहीं सुनेंगे। बिल्कुल। अगला इम्पोर्टेंट बात है। तो खैर मैं बैठ गया। तो उन्होंने कहा आज आपने वॉकआउट किया, बहिर्गमन किया, हमें बड़ा कष्ट हुआ, क्यों बहिर्गमन किया? मैंने कहा आप, मुझे लग रहा था आप सही जवाब नहीं दे रहे हैं। कहने अरे बहिर्गमन की क्या बात थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जब मुख्यमंत्री थे सन 1952 में, एक विधायक ने उस समय वॉकआउट किया तो पंडित जी ने कई अधिकारियों को उस समय सस्पेंड कर दिया कि तुम्हारी वजह से मेरे सदन से एक विधायक उठकर गया और उन्होंने वॉकआउट किया, माननीय विधायक जी ने बहिर्गमन किया। अब मैं सस्पेंड तो नहीं कर रहा हूँ, मैंने सब बुलाए, सब उन्होंने घंटी बजाए, सारे अधिकारी गन्ना विभाग के वहाँ मौजूद थे। क्यों वॉकआउट हुआ आज काजी साहब का, मंगलौर विधायक का क्यों वॉकआउट हुआ? जो इश्यूज थे वो इश्यूज रिजॉल्व किए मेरे सामने। कलेक्टर हरिद्वार से बात की, कलेक्टर हरिद्वार से बात करने के बाद जो अधिकारियों को खूब डांट पड़ी और ये वार्निंग सीएम साहब ने दी कि किसी विधायक को वॉकआउट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और कोई ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि आप इनकी सदन के अंदर की बात को ना सुने। और वो पेमेंट चंद ही दिनों में पेमेंट चीनी मिलों द्वारा कर दिया गया। आज वही सदन आज है, बोलने नहीं देते। आज तो चाहते हैं कि वॉकआउट कर जाओ, बाहर जाओ। वॉकआउट अगर करने का नाम ले दो, कहने जाओ 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 आना मत, ये अंदर जाओ 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 आना मत। ये 2014 से पहले का लोकतंत्र था, ये 14 से बाद का लोकतंत्र। जी, आप मानते कि राजनीतिक शिष्टाचार में भी कमी आई है अब 2014 के बाद? खासतौर पर आज के माहौल में भी आप देखते हैं, और सदन से बाहर की बात भी कर रहा हूँ मैं, कि नेता, सत्ता पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग बैठते हैं कभी आपस में? आप लोग बातचीत होती है कभी? बैठते हैं, उत्तराखंड में आज भी ये व्यवस्था है, बैठते हैं। अमूमन लॉबी अलग अलग होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की, हाँ पक्ष और ना पक्ष बोली जाती है। यहाँ एक ही लॉबी है और सब बैठते हैं, लेकिन वो बातें नहीं हैं। और जवाब दिया। 5 दिन होते हैं फंक्शन, 5 दिन काम करती है विधानसभा या लोकसभा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जी। सैटरडे संडे छुट्टी होती है। 5 दिनों में रोस्टर तैयार होता है, स्पीकर तैयार करता है कि सपोज अब ये मंडे मुख्यमंत्री के जो विभाग हैं उनके सवाल लगेंगे, ट्यूसडे सतपाल महाराज जी और सुबोध उनियाल जी के लगेंगे, रेखा आर्य जी और गणेश जोशी जी के लगेंगे। ऐसे रोस्टर तैयार हो जाते हैं जी। मंडे सीएम का रोस्टर उत्तराखंड में ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। मुख्यमंत्री जी के पास आबकारी, कानून व्यवस्था, पुलिस जी, नगर विकास, आपदा जैसे विभाग हैं और बड़े बड़े विभाग हैं, परिवहन। आप अंदाज़ा कीजिए जिस दिन से ये धामी साहब सीएम बने हैं उस दिन से मंडे प्रश्नकाल का दिन आया ही नहीं। आज तक उन्होंने कोई प्रश्न लिए ही नहीं। आया ही नहीं। यानी जो 40-45 विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं, आज तक वो एज क्वेश्चन आवर टेकअप ही नहीं हुआ। इन विभागों पर प्रश्न उत्तर हुए ही नहीं हाउस में। कमाल की बात है वैसे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था फिर रह कहाँ गई? सदन चलाने का मतलब क्या हो गया? सदन चलता कहाँ है? यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। जब सवाल कोई कर नहीं सकता, जब मुख्यमंत्री, ये है 2014 के बाद का लोकतंत्र। ठीक है काजी साहब, आप
सिर्फ विधायक ही नहीं, जनता आमतौर पर कंसिडर करती है आपको कि आप बड़े नेता के तौर पर आपको जानती है। आप राजस्थान के प्रभारी रहे, दिल्ली के प्रभारी अभी मौजूद आप हैं, और टॉप लीडरशिप में आपकी जो संबंध है बहुत अच्छे माने जाते हैं। हम वो कोई किस्सा आपको सुनना चाहते हैं, कोई राहुल गांधी जी के साथ कोई मुख्य किस्सा आपका है जो आप याद करें, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग यहाँ से हम देखते हैं कि जो टॉप लीडरशिप में अच्छी जगह अपनी बना। हाँ, मुझे लगता है उत्तराखंड में गिने चुने लोग ही होंगे जो राहुल गांधी या टॉप लीडरशिप के। मैं आपको राहुल जी का पर्सनैलिटी के बारे में एक किस्सा सुनाता हूँ जी। मतलब उनकी सादगी, वो किस स्तर पर काम कर रहे हैं और कितनी सादगी है ये देखिए आप। राजस्थान का चुनाव चल रहा था, राहुल जी का कार्यक्रम था गंगानगर जिले का। गंगानगर ज़िले में वहाँ जैसे यहाँ सरसावा की एयर स्ट्रिप है, वहाँ भी सूरतगढ़ एक एयर स्ट्रिप है, एयरफोर्स एयर बेस है वहाँ पर। वहाँ उनका स्पेशल फ़्लाइट लैंड करनी थी। कार्यक्रम कुछ ऐसा था कि सुबह 10 बजे वहाँ फ़्लाइट लैंड करेगी और हमने उनके 5 प्रोग्राम ज़िले में लगा रखे थे और वहीं उनको हेलीकॉप्टर खड़ा मिलेगा। दिल्ली से एरोप्लेन से आएंगे जी। वहाँ वो हेलीकॉप्टर लेंगे और हेलीकॉप्टर उनको 5 जगह ले जाएगा और 5 जगह ले जाने के बाद वापस वहाँ छोड़ देगा और वहाँ से फिर वो फिक्स प्लेन से एरोप्लेन से निकल जाएंगे। तो मैं इंचार्ज होने के नाते उनको रिसीव करने गया। मेरे साथ वहाँ के लोकल कैंडिडेट, मैं, 2 लोग हम और एक मेरे साथ रहता तौकीर मेरा सहयोगी है। तो वो हम तीनों लोग पहुँच गए। अब वो मोबाइल क्योंकि एयरबेस था तो उन्होंने हमारा मोबाइल गेट पर बाहर रखवा लिया और हम बिना मोबाइल के अंदर पहुँच गए। एरोप्लेन आकर लैंड कर गया। अब ये व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, एरोप्लेन है वो, हम नहीं करते वो। हेलीकॉप्टर आने में देर हो गई। हेलीकॉप्टर जयपुर से आना था। अब राहुल जी जहाज़ से उतर गए आगे, तो यस वेयर इज़ द हेलीकॉप्टर। उन्हें मालूम था 5 प्रोग्राम है, टाइम कम है, भागा दौड़ी का। छठा एक हमारे कैंडिडेट की डेथ हो गई थी, कुन्नर साहब की, उसी ज़िले में, सूरत श्री कुन्नर, उसकी करणपुर के कैंडिडेट की, तो वहाँ उनके यहाँ भी जाना था। तो राहुल जी बाहर आ गए तो हमने पता चला हेलीकॉप्टर आया नहीं। तो खैर हम उन्हें गेस्ट हाउस में, वहाँ एयरफोर्स गेस्ट हाउस में ले गए। वहाँ चाय वाय का इंतज़ाम था, वहाँ बिठा लिया। 2-5 मिनट तो बैठे, कहने यस लेट्स मूव। तो हमने कहा जी वो हेलीकॉप्टर नहीं आया, हेलीकॉप्टर नहीं आया। अब इन द मीन टाइम पता चला कि हेलीकॉप्टर अभी जयपुर से भी नहीं उड़ा, यानी 1-1.5 घंटा जी 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 हेलीकॉप्टर अभी और लेट हो रहा है खाम खा। अब प्रोग्राम लगे हुए हैं, आप मैं कोई हों और हम इस स्थिति में हूँ, मैं बाहर निकल के जाऊँ और मेरी गाड़ी खड़ी ना मिले तो ड्राइवर पर 1 घंटा खड़ा होना पड़ जाए। हमारे और आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी भाई? गुस्सा हो जाएंगे। कैसे, कैसा बिहेवियर होगा हमारा, हम लोगों को, सामान्य आदमी का बिहेवियर क्या होगा? आग बोलूंगा, कहाँ मर गया। एग्जैक्टली और 2-4 विश्लेषण आगे पीछे भी होंगे जी। ये सामान्य प्रतिक्रिया ही होगी। राहुल जी 1.25 घंटा ऐसे बैठे रहे वहाँ, और जब बहुत मैंने महसूस किया कि उन्हें बहुत गुस्सा आया, तो उनके साथ रहते हैं अलंकार। तो अलंकार, हु इज दैट ब्राइट स्टार डूइंग ऑल दिस स्टफ? वो जुमला मेरे आज भी याद है। बस इतना बोला और पूरा गुस्सा उनका उतर गया। और 1.5 घंटा तक फिर वो मेरे साथ राजनीति इधर की उधर की बात करते रहे। अब वो सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करते रहे।
अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं और आप हम कुछ नहीं हैं जब अगर हमारा अधीन ड्राइवर अगर हमें 1 घंटा 1.5 घंटा गाड़ी का इंतज़ार करा दे, हमारा मानसिक संतुलन कैसा हो जाएगा जी। वो यहाँ पर हम जैसे बात कर रहे हैं वो एक तरफ कोने में खड़े हुए, आइए आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं, अब वो थोड़ा पीछे, अरे अरे आइए आइए, वो बैठ गए। तो सैंडविचेस रखे थे तो अपने हाथ से सैंडविच उठाए और ले जाकर तोकीर को, तोकीर थोड़ा सकपकाए। जी जी जी। तो सादगी की इंतहा। और ये चीज़ समझिए आप कि मैंने बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगी। कम से कम जितना ऊपर आदमी उड़ जाता है उतना शॉर्ट टेम्पर होता चला जाता है। लेकिन मैंने राहुल जी को देखा कि बहुत ही एक इंसानियत और सादगी और डाउन टू अर्थ जिसे हम लोग बोलते हैं, बहुत ही हम्बल नेचर है। ऐसे कई उदाहरण हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी देखे राहुल जी के, और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे लम्हे सामने निकल कर आए, उनकी सादगी का पता चलता है कि वो कितने साधारण, कितनी सादगी में रहते हैं। आज भी आपको मशक्क़त करनी पड़ती है मुलाकात के लिए उनसे या फिर नहीं? जब अभी भी, बल्कि बाय द वे आज मेरे मीटिंग थी दिल्ली से रिलेटेड, तो इतना हुआ कि आज कोई पार्लियामेंट के कोई असाइनमेंट डिस्कशंस आ गए, तो उन्होंने फिर मैं दिल्ली के लिए निकल रहा था, मैं गुरुकुल तक पहुंचा था, तो मैं वापस आ गया। तो जब हम लोगों को ज़रूरत होती है तब हम लोग मिल लेते हैं। एक पर्सनल सी चीज़ ये है, मैं ये देखता हूँ जैसे बीजेपी है, नरेंद्र मोदी की चाहे वो कुछ भी कह रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल करेगी, वीडियो शेयर करेंगे, ये करेंगे। रुड़की के कोई भी नेता कांग्रेस संगठन का मैंने आज तक सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की कोई चीज़ शेयर करते नहीं देखे। इसका रीज़न क्या है? ये लोग क्यों नहीं? इन नेता तो है इनका, हम माने ना माने कांग्रेस के तो नेता है ही ना। हम आपकी बात सही है, इस चीज़ पे संगठन काम भी क्यों नहीं करता? मैं आपकी बात को एक्नॉलेज कर रहा हूँ और आपकी बात को मैं मान रहा हूँ। और मैंने आपके अलावा किसी को नहीं देखा उनकी अब आप वीडियो शेयर करते हैं, धीरे धीरे थोड़ा चेंज देखेंगे। सही कह रहे हैं आप। हम लोग इसमें कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया में कमज़ोर है और उस कमज़ोरी का हमें नुकसान हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने उस सोशल मीडिया की ताकत को पहचानते हुए उन्होंने अपने झूठ को सच बताने में बहुत उनको फ़ायदा मिला, और हम अपने सच के लिए भी, हम अपने सच को सच भी साबित करने में हम शायद राहुल गांधी जो है, पब्लिक उन्हें जान ही नहीं पाई कि राहुल गांधी क्या है। जो उसकी राहुल गांधी की जो इमेज बना दी गई ना, बस पब्लिक उस इमेज में उलझ के रह गई। भाजपा की इमेज तो आप समझिए कि किसान यूरिया का इस्तेमाल करता है, डीएपी का इस्तेमाल करता है। पिछले 5, 6, 7 साल से, आप जब से अमित शाह जी सहकारी मंत्री बने हैं, यूरिया और डीएपी की, जब फसल बोते हैं तो डीएपी अवेलेबल नहीं, और जब पानी पे जाते हैं तब यूरिया नहीं। कीमतें कहाँ की कहाँ हो गई, वो टॉपिक अलग है। 50 किलो का कट्टा तो बैग कर दिया 45 का, और 45 का कर दिया आप 40 का। और रेट बढ़ा रहे हैं, वजन कम कर रहे हैं। तो हम अभी तक तो वोट चोर बोलते थे, ये तो यूरिया चोर भी है। और ये उसको भी एक ऐसी खूबी के साथ लगा रहे हैं कि जी इसमें हमने सल्फर ऐड कर दिया, फलाना ऐड कर दिया, ये कम काम कर देगा। तो ये तो हर कमी को अपनी एक ब्यूटीफाई करके, उसे खूबसूरत करके, उसे जनता को परोस देते हैं। जीएसटी बचत उत्सव मनवा दिया था। अभी सुनिए, 3% राहुल जी का आप अगर भाषण सुने लोकसभा का, तो 3% टैरिफ था हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स पर, और जिस पर मैं आपको भी सुन रहा था। वो 3% से चला गया, वो 30% और 50%, फिर 50 गया, तो 50 से घटकर फिर वो आ गया 18 पर। तो उस पर ताली बजवा रहे हैं जी 50 से 18 हो गया, 3 से 18 हुआ, उसे कोई, ये मैं कह रहा हूं, मैंने आपकी सुनी, ये हमारी हार नहीं है, हम 50 से 18 भाई हमारी जीत है। और वहाँ 0 है बांग्लादेश में जी। तो आप ये समझिए डिप्लोमेसी का फेलियर है।
और इस फेलियर को भी ये लोग अपना मार्केट में, पब्लिक में ऐसे उतार कर बेचते हैं जैसे बहुत कोई खूबी हो। आप अगर राजीव शुक्ला जी का भाषण लोकसभा में सुने तो बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही कि साहब विश्व गुरु बन गए, कि जी गुरु हैं, आश्रम खोल के बैठ गए। वो गुरु कौन है? जिस आश्रम में जिसका चेला कोई नहीं, कोई तो चेला हो। कहने कि जब हम मुसीबत में आए, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, तो हमारे साथ कौन खड़ा था? पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने उसके जनरल को बुलाकर खाना खिला दिया, ट्रंप ने। चीन खड़ा था, पाकिस्तान खड़ा था, और छोटे छोटे बहुत, तुर्की ने ड्रोन दे दिए, फला ने फला कर दिया। हमारे साथ कौन खड़ा था? हमारे पड़ोसी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, जो ऐतिहासिक रूप से हमारे दोस्त हुआ करते थे, जिनकी ट्रेनिंग भी हमारे भूटान और बांग्लादेश, उसकी अफ़गानिस्तान के तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उनके फौजियों को हम ट्रेन करते हैं। बहुत से तो दोस्त हमारे कंट्रीज़ हैं जिनके कैडेट्स को हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी हमारे साथ नहीं थे जी। एक रशिया का भी साथ हुआ करता था, उससे भी अब इन्होंने ट्रंप के चक्कर में भी गाड़ ली। तो ये, लेकिन बीजेपी की एक खूबी है, उसको भी खूबसूरती के साथ उतारती है, उसकी भी बड़ी इमेज बनाकर उतारती है हर फर्जी आज बात भी को। मैं देख रहा सोशल मीडिया पे इन्होंने एक चला रखा है कि भारत पे 18% टैरिफ लगाया, पाकिस्तान पे 19% टैरिफ लगाया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि पाकिस्तान को 5% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिल रहा है मित्र देश होने का, तो अमेरिका का मित्र होने का। हाँ, अमेरिका के मित्र, वही तो, उससे 14 ही पड़ रहा है। ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान अब राजनीति में हो चुका। आप एग्री करते हैं, अभी आपने कहा भी, आज के वक्त में इस बार के चुनाव में सोशल मीडिया पर क्या कांग्रेस को मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी इस बार? हम कर रहे हैं, हमने इम्प्रूवमेंट काफ़ी किया है। आप अगर थोड़े दिनों से आप देखिए कि कोई एग्रेसिव कैंपेन्स हमारी हैं, और हम जो बिल्कुल व्हाट्सएप पर एकदम आ जाता था बीजेपी के सहयोगी संगठनों की तरफ से, वही लोग बागों के बीच में, लोगों के बीच में घूम जाता था। लेकिन आज एक वॉइस हमारी भी सुनी जाती है। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, या राहुल जी के हों, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी के, प्रियंका जी के, आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस बीजेपी के या बीजेपी के नेताओं से कहीं बेहतर परफॉर्मेंस है। और नो डाउट कांग्रेस इस फील्ड में हम लोग अपनी मेहनत करते हुए कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और हम फर्जी बात नहीं करते, ये फर्जी कंटेंट चलाते हैं, हम असली बात को कहते हैं, और कंटेंट भी हमारा सही होता है। हम झूठ को सच बनाने की कोशिश नहीं करते, हम एथिकल बात हम करते हैं। एथिक्स पर कांग्रेस पार्टी आज भी है, और आज जनता उन एथिक्स को सुन रही है। आप कितना समय इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया का, ये जानना चाहूँगा, क्योंकि यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है थोड़ा बैलेंस बनाए रखना। मैं सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं रहता। मुझे इनफैक्ट मेरे से बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि अब ज़रूरत की चीज़ है तो मुझे अवेयर रहने के लिए उस पर रहना पड़ता है। मेरा ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया पर दूसरों को देखने से बेहतर है कि मेरे स्टडी मटेरियल मेरा अपना है, वो मैं उसमें इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं? इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा नहीं, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर मैं सब यूज़ करता हूँ। मैं यूट्यूब भी मैं सुनता हूँ, लेकिन उस पर आप मेरा अगर इंस्टा उस पर जाएंगे तो कंटेंट आपको बिल्कुल अलग हटकर मिलेगा। तो एजुकेशनल स्टफ़ आपको मेरे ज़्यादा मिलेगा जी। तो मेरे उसमें स्टडी मटेरियल ज़्यादा आपको मिलेगा जी। तो 2027 का चुनाव भी जैसे नज़दीकी है, तो इस बार आपका अपना कंपटीटर आप मंगलोर में किसे मान रहे हैं? करतार भड़ाना जी या जो दूसरे मोंटी जी? भारतीय जनता पार्टी का आज तक टिकट रिपीट नहीं हुआ मंगलौर में। 2002 से 2024 तक टिकट रिपीट नहीं हुआ। अभी अगर रिपीट करते हैं तो सो फार सो गुड। रहा सवाल, देखिए मैंने कभी अनएक्सपेक्टेड कैंडिडेट मेरे सामने आए हैं 2002 से लेकर 2024 तक। अभी तक एक्सपेक्टेड कैंडिडेट आदमी सोचता रहा नहीं है। बीजेपी का स्टाइल है काम करने का, ये भी अचंभित करती है अपने ही कार्यकर्ताओं को। आप रुड़की, हरिद्वार,
अलग अलग जगहों के मेयर को देखिए, सपोज अभी हाल फिलहाल चुनाव हुए जी तो 1 साल हुआ, तो क्या सोचते थे कोई कि यहाँ ये लोग चुनाव लड़ेंगे? राजस्थान, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स, कोई सोचता था कि ये लोग चीफ मिनिस्टर बनेंगे? आज तक भी उनके नाम याद नहीं हुए, उनको लोग जान ही नहीं पा रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। जी जी जी। तो ये एकदम सरप्राइज नाम निकाल जी के का अभी एक मुझे याद है बयान बड़ा वायरल हुआ था कि उनकी अंतरात्मा कह रही है कि 2027 में तो 29 में 27 में का प्रधानमंत्री का चुनाव ही नहीं होगा, मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे। हाँ। और वो जिसे चाहेंगे उसे प्रधानमंत्री बनाएंगे, सारी पावर मोदी जी के हाथ में होगी। तो जो व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था की जगह इस तरह की तानाशाही की उनकी अंतरात्मा कहती है, तो क्या वो लोकतंत्र में भरोसा करते होंगे? एक्चुअली लोकतंत्र और भारतीय जनता पार्टी दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। 2024 में मंगलौर में उपचुनाव हुआ, उसमें आपने देखा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी। लाठी डंडा चला, लोग धक्का मुक्की, बदतमीजी, गाली। जनता किसको वोट दे रही है, जनता किसको जीता है, जनता किसे हराई है, जनता जाने। लेकिन उनको लाठियों से, धक्कों से धकेलना, ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है। वो कौन करा रहा था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही थी, वो ही बैठे हुए करा रहे थे, और मुख्य दर्शक के रूप में जो दूसरे कैंडिडेट थे वो देख रहे थे, उनके सहयोग में बैठे हुए। वरना अगर उनको लगता कि गलत हो रहा है तो वो भी सामने हमारे साथ आके लड़ते, वो भी नहीं लड़े। अब चाहे लोकदल हो चाहे बीजेपी हो, आज की तारीख में तो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। हाँ, दोनों गठबंधन, सहयोगी गठबंधन है। उनका यूपी में गठबंधन है, लोकदल के आरएलडी के विधायक मंत्री हैं योगी जी की सरकार में यूपी में, और जयंत चौधरी जी खुद मंत्री हैं इस वक्त मोदी जी की सरकार में। तो दोनों एक ही हैं, आरएलडी भी एक है, बीजेपी, दोनों एक ही है। अब उनके इस बयान की जो 2029 में मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, ये तो उनकी एक फासिस्ट सोच है जो आज रशिया में पुतिन हैं, उन्होंने अपनी पावर सेंटर, अपने आप को संवैधानिक बदलाव कर के कभी प्रेसिडेंट और कभी लीडर और अलग अलग नामों से उन्होंने अपनी संवैधानिक पोजीशंस अपने आप को बना के रखा है। तो वो एक सिंगल पावर सेंटर रशिया में है जो कि एक ऑलमोस्ट ऑटोक्रेट के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो सबके सामने है। तो वो मोदी जी को उसी सिस्टम पर लाकर वो लोग देख रहे हैं। ये लोग तो लोकतंत्र को तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ख़त्म करने की दिशाओं में चल ही रही है। जहां अभी आप देखिए, आज अभी कोई ईडी सीबीआई तो नहीं दिख रही यहाँ पर। धीरे धीरे चुनाव बढ़ता चला जाएगा और कांग्रेस के लोगों पर ईडी सीबीआई के दबाव, प्रेशर, रेड, थाना, एसडीएम, उन पर नोटिस, इनकम टैक्स, फलाना, ये अब शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक और मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि अगर जैसे मंगलौर की जो भाजपा है वो इसकी बात करते कि हमारा विधायक होगा तो यहाँ विकास होगा मंगलौर में, तो सरकार जब यहाँ से लेके दिल्ली तक भाजपा की है तो उस समय क्या विकास कर पाना मुश्किल होता है? असंभव है कि विकास नहीं हो पाएगा? आप एक बात बताइए, हम यहाँ बैठे हैं अभी, यहाँ इर्द गिर्द विधायक किसका? बीजेपी। एमएलए किस? वो सांसद, बीजेपी। मेयर बीजेपी। जिला पंचायत बीजेपी। सरकार बीजेपी। केंद्र में बीजेपी। टोटल। यहाँ से ज़्यादा जल भराव की समस्या मैं नहीं मानता कहीं होगी। हाँ, इस बार तो बहुत बुरा हाल है। इस बार यहाँ बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ अभी तक भी पानी नहीं उनके पास वो ये कहते हैं हमारी कोई समस्या नहीं है, हमारी जल भराव की समस्या दूर कर दो। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो काम करने का तरीका है, वो स्कूल, हॉस्पिटल, जल भराव, बेरोज़गारी, नौकरी, खाद, किसान, पशु, पर्यावरण, अब AQI, उनको इससे कोई मतलब नहीं, कानून व्यवस्था कोई मतलब नहीं। इनका मतलब सिर्फ है ये, इनको तो सबको भुला देते हैं जनता को, और हिंदू मुसलमान में उलझा देते हैं। अब मुस्लिम यूनिवर्सिटी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, और कुछ नया अभी डेमोग्राफिक
वाला अभी करते आपने रहते हैं। सोशल मीडिया पे सपोर्ट किया मोहम्मद दीपक को, इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे होंगे, आपको लगता है कि लोगों की सोच में अब बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है कि किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है मोहम्मद दीपक को देखिए, लेकर? दीपक ने के सामने एक मजलूम पर जुल्म हो रहा, किसी भी आदमी के सामने आप जा रहे हैं, कोई दो लोग किसी कमज़ोर आदमी को मारने लगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल बचा नहीं, बिल्कुल। मैंने आप ही देखो कि लेंगे कोई आप हम कोई फिल्म भी देखते हैं जी, तो हमें मालूम है उसका अंजाम क्या होगा फिल्म में, लेकिन अगर कोई बड़ा उसमें और किसी छोटे पर अगर अत्याचार कर रहा होगा तो उस फिल्म को भी हम लोग सोचते हैं भाई ये बचा है, इसकी तरफ हो जाएं। इस सामान्य एक इंसान का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। तो दीपक ने अपना एक रोल प्ले किया और वहाँ अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए वहाँ उसकी मदद की और उसके शब्दों को पकड़ा। और शब्दों को पकड़ने के बाद फिर एक उनकी मदर प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, वो खुद प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। मदर ये चाय वाला केंद्र में करते हैं, वो नहीं देख रहे कि चाय की दुकान चलाकर उसकी मम्मी ने उसको यहाँ तक लाकर और वो लड़का नैतिकता पर लाकर खड़ा कर रखा है। तो उस नैतिकता को उन्होंने दिखाई तो उसको ये नैतिकता इनको समझ में नहीं आई। अभी अंकिता भंडारी विषय को दबाना चाहते हैं। इधर तो उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी देहरादून की उठा रखी है, जहां ज़मीनों में बता रहे हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी थी, वहां तो ज़मीन के मालिक ही कोई कर्नल सिंह हैं, कोई हैं, सभी लोग हैं और उनके पास बेनामों के साथ साथ वहाँ के वो भी हैं, म्यूटेशन भी हैं। अक्सर बेनामे होते हैं, दाखिल खारिज होते ही नहीं है, उन सब लोगों के पास दाखिल खारिज भी है। तो जिस ज़मीन में कह रहे हैं कि वहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बननी थी, वहाँ आज जो प्लॉट धारक हैं वो लगभग सभी, मैं समझता हूँ तो मुसलमान तो उसमें से शायद ही कोई होगा। बस इनको एक इशू ऐसा क्रिएट करना है कि जिसके सहारे ये इन सारे विषयों को जनहित के विषय हैं, पेपर लीक, नौकरी ना होना, बेरोज़गारी, लोग सड़कों पर हैं, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है पूरी तरह, खनन इतना हो गया कि गड्ढे कर दिए बहुत गहरे नदियों में। खनन पे तो खुद इन्हीं के बहुत सारे अभी नेता बोल चुके हैं। परसों प्रणव सिंह चैंपियन जी ने सुना है ट्रक रोक रखे थे, गाली उन्होंने वहाँ डांट डपट की है। त्रिवेंद्र सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला, मुन्ना सिंह चौहान जी ने विकास नगर में, वहाँ पांडे साहब ने, अरविंद पांडे जी ने वहाँ, और सभी लोग एक आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अब ठीक है, ये आज इनके पास बहुमत है, सत्ता है जी, और जनादेश आज की तारीख में उनके साथ है जी। तो जनता ने उन्हें जिताया है, तो आज वो उनकी मनमानी जनता को ही झेलनी पड़ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में बार बार हिंदू और मुसलमान की आड़ में बैठकर अपनी नाकामियों को छुपा पाएं, शायद मुझे नहीं लगता वो संभव होगा। ठीक है काजी साहब, अंतिम प्रश्नों पर आते हैं। आप जिला हरिद्वार से आप विधायक हैं और अभी हाल ही में पिछले विधानसभा सत्र में शहजाद जी ने भी कई सवाल खड़े करे कि हरिद्वार के साथ भेदभाव हो रहा है। आप कितने सहमत हैं उनके इन बयानों से, और जिस तरह का माहौल उस वक्त बना, आपको क्या लगता है भेदभाव है? ये तो गवर्नमेंट ही बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिस दिन ये इलेक्ट हुए थे, मोदी जी चुनाव में उतरे थे 2014 के, तो इनके मुंह से आपने एक नारा सुना होगा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। और ये तो मिनिमम मैक्सिमम गवर्नमेंट कर रहे हैं और मिनिमम गवर्नेंस कर रहे हैं। कौन सा ऐसा हिस्सा उत्तराखंड का है जहां मैं खड़ा होकर कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी, या आप कह दें, जनता कह दे कि जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यहाँ अच्छा हुआ? पहाड़ का कौन सा कोना ऐसा है जहाँ से कहीं अस्पताल की आवाज़ आ रही है, कहीं सड़क की आवाज़ आ रही है, कहीं स्कूल की आवाज़ आ रही है? जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें फैकल्टी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं। जो अस्पताल हैं वहाँ स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, दवाएं नहीं हैं। अब टीबी की दवा अगर डिले होती है तो उसमें क्या हरिद्वार और क्या
उत्तरकाशी। एंटी रेबीज इंजेक्शन अगर नहीं है, अगर सोसाइटीज़ में फर्टिलाइज़र नहीं है, स्कूल में शिक्षक नहीं है, 600 नहरें पहाड़ पर बंद हैं, 600, और सरकार का कोई प्रतिनिधि मेरा सुन ले तो मुझे बता दे भाई 600 में कुछ कम है या 600 में कुछ ज़्यादा है। अगर कोई मेरा आंकड़ा गलत हो तो मुझे टोक दीजिएगा। अस्पतालों से भी मुझे याद आ गया तो कि ये अभी तो कल हर जगह इन्होंने हाल ख़राब कर रखा है। और जो इनका मॉडस ऑपरेंडी काम करने का तरीका है वो ये है कि जहाँ सत्ता पक्ष के एमएलए होंगे जो थोड़ा बहुत कुछ करा भी देते होंगे, विपक्ष के विधायकों के साथ तो इनका लगा बंधा भेदभाव है। ये ही नहीं कि विपक्ष के विधायकों के साथ इस सरकार का है, जिन प्रदेशों में विपक्ष की सरकारें हैं वहाँ केंद्र सरकार पैसा नहीं देती। ये तो इनका लगा बंधा। अंकिता भंडारी का भी आपने जिक्र किया और अस्पतालों का जिक्र आया। अभी कल की शायद एक न्यूज़ है, अंकिता भंडारी का जो हत्यारा अभी जेल में है पुलकित आर्य, और उसके पिताजी की जो कंपनी है उसको सरकारी ठेका मिला है दवाइयों के सप्लाई का, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की सप्लाई का। अब आप खुद ये कल की खबर है। और अगली खबर बता रहा हूँ मैं आपको, इससे अगली। हम सब जानना चाहते हैं वीआईपी कौन है, ठीक, पूरा प्रदेश जानना चाहता है वीआईपी कौन है। वीआईपी का पता या तो अंकिता को होगा या पुलकित को होगा जी। उसका तरीका था नार्को टेस्ट। पुलकित का नार्को टेस्ट की एक प्रक्रिया है। नार्को टेस्ट जब कराया जा सकता है जब जिसका नार्को टेस्ट होना हो वो अपनी सहमति दे दे। अगर नार्को टेस्ट में अक्यूज्ड की सहमति नहीं है तो नार्को टेस्ट नहीं होगा। पुलकित आर्या ने कोर्ट में लिखित रूप से अपनी हैंडराइटिंग में दे रखा है कि मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि फला तारीख फला दिन कौन वीआईपी आने वाला था। अच्छा। उसने इन रिटन कोर्ट का डॉक्यूमेंट है। अच्छा जी। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप कोर्ट के डॉक्यूमेंट निकाल कर डाउनलोड करके खुद पढ़ लीजिएगा। वो जानना, वो कहता है कि मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए। तो क्या वजह है कि सरकार ने उसका, और सरकारी वकील ने उसका कोर्ट में विरोध किया, और सरकारी वकील के कोर्ट में विरोध करने का संज्ञान कोर्ट ने लिया, और सरकारी वकील के विरोध करने के बाद, प्रोसिक्यूशन के विरोध करने के बाद उसका नार्को टेस्ट नहीं हुआ। बिल्कुल नई जानकारी है ये बिल्कुल अभी तक ये तो सामने पता ही नहीं, ये सामने ही नहीं आई ये बात कि ऐसा भी है। मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा और भी बल्कि मैं व्हाट्सएप ही कर दूंगा आपको, यहाँ से निकल कर आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल। खैर अंत में आपसे एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या हरिद्वार जिले को एक मंत्री नहीं मिलना चाहिए? भाजपा ने अभी तक यहाँ इस कार्यकाल में तो कोई मंत्री नहीं दिया, क्या विकास बाधित होता है इस वजह से? दे दें तो नहीं होगा, ना दे दें तो नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताइए जी, पढ़े लिखे लोग हैं आप। मैं जा रहा था पटना से छपरा, तो रास्ते में रात के टाइम पर एक बड़ी लंबी बाउंड्री वॉल मुझे देखने को मिली। मैंने पूछा क्या है ये? तो कहने लगे कि जी ये रेलवे की फैक्ट्री है, अब यहाँ ट्रेन के पहिए बनते हैं, व्हील्स। तो वो मैंने कहा ये लालू जी थे यहाँ सांसद के। जी लालू जी जब सांसद थे तो उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में ये लगवाई। हरीश रावत जी जल संसाधन मंत्री थे, तो मैं और जगह की तो क्या बताऊं, मंगलौर में पानी की टंकियां बनी, पानी की वाटर लाइंस बनी और वो ट्यूबवेल्स लगे, यानी लगभग 50-52 करोड़ का काम उन्होंने मंगलौर में कराया। और जो नदी के किनारे गांव हैं जो हर साल उजड़ते थे, उन्होंने उनमें बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें उन्होंने बांध बनवाए ताकि वो गांव सुरक्षित रहें, उनकी खेती सुरक्षित रहे। मकसद जो जिस विभाग का मंत्री होता है वो अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में काम कराता है, कम से कम अपने विभाग का तो यादगार काम कराता है। जी हमारे सांसद
पिछले वाले निशंक साहब थे और वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे भारत सरकार के, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन मंत्री। जी भाई मुझे, आप भी जो लोग सुन रहे हैं, कोई मुझे रिकॉल करके बताएं कि एक प्राइमरी स्कूल इस इलाके में निशंक जी के सौजन्य से बड़ा हो, केंद्रीय विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोई लोकसभा हरिद्वार में कोई एडवांसमेंट कोई हुआ हो, कोई एक चीज़ भारत सरकार का शिक्षा मंत्री, हमारा सांसद है, एक अंतर तो हम जरूर कह है। पाएं, हम कह पाएं। मोदी जी विदेश में जाके ये बोलते हैं कि हम तो हर एक घंटे में आईआईटी बना रहे, हर 2 घंटे नहीं मेडिकल कॉलेज। एक बहुत बड़ा अंतर जरूर देखने को मिला, बहुत कॉलेजेस को यहाँ यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएशन है वो मिल गया, दर्जा दे दिया। अब मैं आपको उसका जितने देखिए, छोटे कॉलेज थे सब यूनिवर्सिटी बना दी। सुनिए, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज खोलेंगे नहीं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज भगवानपुर वाले को बनाएंगे नहीं। जी क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे? इनको रोक के रखेंगे सरकारी वालों को, और प्राइवेट वालों की लगातार सीटें बढ़ा रहे हैं। और हरिद्वार का जो मेडिकल कॉलेज जिसमें सरकार का पैसा लगा है वो दे दिया ट्रस्ट को, प्राइवेट ट्रस्ट को, अच्छा, प्राइवेट हैंड्स को दे दिया। ये बहुत बड़ा एक समझने की बात है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, जब नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी तो दून यूनिवर्सिटी यहाँ बनी, और दून यूनिवर्सिटी बनने के बाद कोई सरकारी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे तो दिख नहीं रही है। रोक के बैठे हैं, बनानी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा, अभी भी इस विधानसभा में भी कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का बिल जरूर पेश होगा। बना दिए विधायक जी, मैं कह रहा हूँ पेश होगा। कोर कॉलेज था इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी बना नहीं, दिया। ये तो नहीं, मैं इस वाले आने वाले विधानसभा में बोल रहा हूँ, ये तो हो चुके पुराने। मकसद ये है कि सारा प्राइवेट हैंड्स में देने की कोशिश है। सरकारी मेडिकल कॉलेज आएंगे, सरकारी सीट होगी, कम पैसों में पढ़ाई होगी। वही बच्चा जो एग्ज़ाम नीट का दे रहा है, अगर वो अच्छे नंबर ले आएगा तो सरकारी में जाएगा तो कम पैसे होंगे, और अगर वही बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो वहाँ तमाम पैसे होंगे। तो वो सारा सिस्टम इनका ऐसा है कि प्राइवेट सेक्टर की सीटें हों, गवर्नमेंट के कॉलेजेस की सीटें ना हो। अभी से तो जॉर्ज एवरेस्ट वाला मामला भी ये सारी चीज़ें हैं, ये सब बीजेपी का घोलमाल है। ये जनता देख रही है, समझ जाए तो अच्छा होगा, जनहित में होगा। अगर नहीं समझते तो देखिए, आज आपके बच्चे, जिनके बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो समझें, जिनके बच्चे इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो समझें। पहली सरकार है, वरना सरकारें स्कूल खोलती हैं, ITIs खोलती हैं, पॉलिटेक्निक्स खोलती हैं। ये पहली सरकार है जिस सरकार के रहते स्कूल्स बंद हो रहे हैं, ITIs बंद हो रहे हैं, पॉलिटेक्निक्स बंद हो रहे हैं। ये वो सरकार है जो छोटे PHC सेंटर्स बंद कर रही है। ये वो सरकार है जो अपने अस्पतालों को पीछे हटा रही है। गुरुकुल में जो नारसन में अस्पताल है वहाँ OT है, वो OT बिल्कुल ज़ीरो फंक्शन पर लाकर टिका दी। ITI थी, ITI बंद हो गई। तमाम यहाँ हमारे उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक्स बंद हो गए हैं। जो सरकारी कॉलेजेस हैं उसमें फैकल्टी, टीचिंग स्टाफ की कमी है। जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। तो हालत बद से बदतर है। एम्बुलेंसेस हैं तो उसमें ड्राइवर्स नहीं हैं। जहाँ कहीं रेडियोलॉजी के सामान हैं, एक्सरे से रिलेटेड चीज़ें, वहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। जहाँ एक्सरे है वहाँ टेक्नीशियन नहीं है। जहाँ OT है वहाँ सर्जन नहीं है, और जहाँ सर्जन है वहाँ एनेस्थीसिस्ट नहीं है। तो एक अलग माहौल इन्होंने बना रखा है कि आप पूछ कर देखिए कि अभी इन्होंने वहाँ PM केयर पर सवाल नहीं लिए जाएंगे लोकसभा में, ये एक नोटिफिकेशन आया है। PM केयर से हमारे रुड़की में दर्जनों
वो आए थे ये वो ऑक्सीजन वाले, हाँ वेंटिलेटर्स, दर्जनों वेंटिलेटर्स आए थे। वो दर्जनों वेंटिलेटर कहाँ हैं? सरकारी अस्पताल में कहाँ हैं? सरकारी अस्पताल से तो वे कहीं और चले गए थे, फिर शोर मचा था। अब मैं बता रहा हूँ ना, कहाँ है ही नहीं। अब मैंने कहा आप चलिए, मैं भी चल रहा हूँ, आप पहले बोल दीजिए कि हम आएंगे, आप तैयार रखना। मैंने जब भी चला नहीं पाएंगे, वो चलने की पोजीशन में ही नहीं है। और वेंटिलेटर लाना, वेंटिलेटर तो एक मशीन है, अगर सही सलामत भी हो तो उसे चलाने के लिए MBBS की पढ़ाई में वेंटिलेटर चलाना नहीं सिखाया जाता। MBBS बच्चा पढ़ने के बाद MBBS डॉक्टर वेंटिलेटर नहीं ऑपरेट कर सकता। उसका टेक्नीशियन अलग होगा। टेक्नीशियन नहीं, उसके लिए अलग अलग एनेस्थीसिस्ट चाहिए, ENT चाहिए, सर्जन चाहिए, अलग अलग पूरा उसका तामझाम चाहिए उसे चलाने के लिए। तो आप लाए क्यों? लाए तो उन्हें चलवाया क्यों नहीं? और आ गए, नहीं भी चल पा रहे हैं, कहाँ? कोई जवाब नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी से, जिम्मेदारियों से भागने वाली सरकार है। इनकी मजबूरी है हिंदू मुसलमान करना, दीपक कश्यप को मोहम्मद दीपक बनाना, इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी है कि ये यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं करेंगे तो चुनाव में नहीं टिकेंगे। मज़ार, मस्जिद, मदरसों को रोकना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मजबूरी है। अगर धामी जी भाषण करेंगे तो स्कूल अस्पताल पे भाषण नहीं कर पाएंगे। हेट स्पीच में नंबर 1 आना इनकी चुनावी मजबूरी है। अगर ये उसको नहीं करेंगे तो चुनाव में नहीं टिक पाएंगे। शायद वेंटिलेटर या अस्पताल में ये कोई सुविधा नहीं बढ़ा पा रहे, इसीलिए भाजपा के जो नेता हैं जो आने वाले समय में चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगवाते हैं यहाँ हर हफ्ते, हर महीने। खैर काजी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और अभी हमसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि हम और एक बार बैठेंगे, फिर और ऐसी बातें करेंगे। जिस राजनीति से आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल अलग है, जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या होती थी राजनीति, सही बात, उनके लिए आपकी ये आज की बातें सुनना सच में बहुत, शायद उनके दिमाग, उनका दिल, उनके कुछ अच्छा उनके अंदर संचार हो इन बातों की, कहाँ से हम कहाँ आ गए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।